हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू RMPSU। तो आज हमारा वीडियो है बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के जूलॉजी थर्ड यूनिट के इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ का। जो यूनिट सेकंड और फर्स्ट हैं उनके एमसीक्यूज़ ऑलरेडी करा चुके हैं। अगर आप उनको देखना चाहते हैं तो चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट कराते हैं। जितने भी थर्ड यूनिट के इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ बनते हैं, अगर बात करें तो टोटल 60 के करीब एमसीक्यूज़ डाले हैं मैंने यहाँ पे, 60 के करीब एमसीक्यूज़ डाले हैं और ये 60 एमसीक्यूज़ हैं तो थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, ए वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट इन, कि एक सुव्यवस्थित केंद्रक जो होता है वो किस में प्रेजेंट होता है या किस में उपस्थित होता है। तो देखियो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो यूकैरियोटिक, क्योंकि सेल के अंदर प्रेजेंट होता है केंद्रक, और केंद्रक में अगर सेल में उसकी जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो भी अच्छी खासी है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर पोर्स भी हैं, तो इसी को ही हम बोलते हैं सुव्यवस्थित केंद्रक। यानी जो जो सुविधा चाहिए सारी की सारी अगर इस न्यूक्लियस के अंदर हैं तो उसको हम बोलते हैं सुव्यवस्थित केंद्रक, और ये यूकैरियोट्स में ही प्रेजेंट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। ए प्लांट सेल हैविंग मोर देन 2 न्यूक्लियाई इज नोन एज, अगर कोई भी सेल है या कोई भी प्लांट सेल है उसके अंदर अगर एक से ज़्यादा न्यूक्लियस हैं, 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, 5 हैं, 2 से ज़्यादा न्यूक्लियस हैं या 2 हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, तो उसको हम कोएनोसाइट बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूक्लियस कंट्रोल साइटोप्लाज्मिक फंक्शनिंग बाय सेंडिंग आउट, कि जो न्यूक्लियस होता है वो जो साइटोप्लाज्म होता है, साइटोप्लाज्म का मतलब क्या होता है, जो कोशिका द्रव्य होता है, ठीक है। तो जो न्यूक्लियस है यानी केंद्रक है, अगर उसको साइटोप्लाज्मिक फंक्शनिंग को कंट्रोल करना है, जो साइटोप्लाज्मिक फंक्शनिंग है यानी कि जो कोशिका द्रव्य है उसके जो काम करने की प्रणाली है उसको अगर उसको कंट्रोल करना है तो वो कैसे करेगा, क्या भेज के करेगा। तो देखिए ये क्या भेज के करता है, ये आरएनए को भेज के करता है ना, क्योंकि आरएनए को ये भेजता है, कहाँ पर भेजता है, राइबोसोम के पास भेजता है, और वहीं से ही प्रोटीन बनती है जो कंट्रोल करती है पूरे के पूरे कोशिका द्रव्य के फंक्शनिंग को। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्ट्रक्चर प्रेजेंट बिटवीन न्यूक्लियर एनवेलप एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज, जो नाभिकीय आवरण और प्लाज्मा झिल्ली के बीच में उपस्थित होती है संरचना उसको क्या बोलते हैं। तो ये क्या हो गई, ये हो गई प्लाज्मा झिल्ली और ये हो गया नाभिकीय आवरण यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब इसके बीच में ये जो चीज़ पड़ी हुई है यहाँ पे हमें इसके बारे में बताना है। तो ये क्या होता है, ये साइटोप्लाज्म होता है ना, साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव्य भी बोलते हैं इसको। तो इसमें जो बी ऑप्शन है वो हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूक्लियर एनवेलप जो होता है वो किसका बना हुआ होता है, जो भी केंद्रकीय झिल्ली होती है या नाभिकीय झिल्ली होती है वो किसकी बनी हुई होती है, ये बताना है यहाँ पर। तो देखिए जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है या न्यूक्लियर एनवेलप होता है वो 2 मेम्ब्रेन का बना हुआ होता है, तो इसमें बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द न्यूक्लियर पोर इज, की जो न्यूक्लियर पोर होता है, न्यूक्लियर पोर का मतलब क्या होता है, देखिए जैसे यहाँ पर ये साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन है और ये न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन है। तो जो न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन होती है इसमें ना बीच बीच में यहाँ पर होल्स होते हैं, ये होल्स। तो ये पूछ रहे हैं ये जो होल्स होती है, ये जो होल्स होते हैं, जो छिद्र होते हैं, इनकी संरचना कैसी होती है, कैसे बने हुए होते हैं। तो ये जो छेद होते हैं या जो छिद्र होते हैं या जो पोर होते हैं ये अष्टकोणीय होते हैं यानी ऑक्टागोनल शेप के होते हैं। ऐसे करके इनकी ऑक्टागोनल शेप बन जाती है, ऐसे ऑक्टागोनल शेप के होते हैं ये, ठीक है। तो इसमें डी ऑप्शन जो है वो हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन कंटेन ट्रू पोर, इनमें से हमें वो बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन का नाम बताना है जिसके अंदर ट्रू पोर होते हों यानी सच्चे छिद्र होते हों, ठीक है। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है इसके अंदर ही होते हैं सच्चे छिद्र, क्योंकि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के छिद्र होते हैं या जो पोर्स होते हैं इनके थ्रू ही जाता है आरएनए बाहर, ठीक है। जैसे ये कोशिका है, ये केंद्रक है, तो राइबोसोम के पास आरएनए को बाहर आना है तो इन छिद्रों के थ्रू ही आता है आरएनए यहाँ पर राइबोसोम के पास, ठीक है। तो याद रखिएगा जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है उसमें ट्रू पोर्स होते हैं, उसमें सच्चे पोर्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज डेराइव्ड फ्रॉम, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है वो किससे मिलकर बनी हुई होती है। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। ये जो यहाँ पर आप देख रहे हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ये किससे बनी हुई है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से।
नेक्स्ट क्वेश्चन है द डायामीटर ऑफ न्यूक्लियर पोर वेरीज फ्रॉम, जो डायामीटर होता है न्यूक्लियर पोर का या जो व्यास होता है नाभिकीय छिद्रों का या केंद्रकीय छिद्रों का वो कितना होता है, ये क्वेश्चन बताना है। ठीक है, जैसे ये नाभिकीय मेम्ब्रेन है या नाभिकीय झिल्ली है, तो इसके जो पोर्स बने हैं उनका डायामीटर कितना होता है। जैसे अगर ये पोर है तो इसका ये डायामीटर कितना है, हमें ये बताना है। तो ये 300 से 1000 एंगस्ट्रॉम तक होता है, ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। प्रोटोप्लाज्म फाउंड इनसाइड द न्यूक्लियस इज नोन एज, ये पूछ रहे हैं जैसे ये अगर सेल है और इसके अंदर न्यूक्लियस है, तो हमें इतनी बात तो पता चल गई है कि जो सेल के अंदर प्रेजेंट होता है इसको क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म बोलते हैं, और दूसरा नाम इसका क्या होता है, कोशिका द्रव्य होता है। पर ये अभी पूछ रहे हैं जो न्यूक्लियस के अंदर मिलता है या नाभिक के अंदर मिलता है या केंद्रक के अंदर मिलता है, जो केंद्रक के अंदर होता है ये प्लाज्मा भरा हुआ या द्रव्य भरा हुआ, इसको क्या बोलते हैं, तो इसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। और इसका हिंदी में जो नाम होता है वो होता है केंद्रकीय द्रव्य, केंद्रीय द्रव्य, या इसको दूसरा नाम बोलते हैं नाभिकीय द्रव्य। ठीक है, तो जो डी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूक्लियोप्लाज्म जो होता है इसको हम और क्या बोलते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा न्यूक्लियर सैप बोलते हैं, यानी परमाणु सैप बोलते हैं, या इसको परमाणु की जगह यहाँ पर करेक्ट जो हो जाएगा, जो सही लैंग्वेज हो जाएगी वो हो जाएगी नाभिकीय या केंद्रकीय सैप। ठीक है, इसको केंद्रकीय सैप बोलते हैं या कैरियोलिम्फ बोलते हैं या दोनों बोलते हैं, तो दोनों बोलते हैं। सी ऑप्शन जो है वो वो सही हो जाएगा। न्यूक्लियोप्लाज्म को हम न्यूक्लियर सैप भी बोलते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म भी बोलते हैं एंड कैरियोलिम्फ भी बोलते हैं, क्योंकि कैरियो का मतलब क्या होता है, कैरियो का मतलब न्यूक्लियस ही होता है ना। तो न्यूक्लियस के अंदर जो लिम्फ भरा हुआ है उसको क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोप्लाज्म बोल देंगे या कैरियोलिम्फ बोल देंगे, बात एक ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द न्यूक्लियोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्म आर कंटिन्यूअस विद वन अनदर थ्रू द न्यूक्लियर पोर इन, कहाँ पर होते हैं ये, तो देखो सबसे पहले तो हमें ये जानना होगा कि न्यूक्लियर पोर जो होते हैं वो कहाँ पर होते हैं। और हमने अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था कि जो केंद्रकीय छिद्र होते हैं या जो नाभिकीय छिद्र होते हैं, यहाँ पर इसके अंदर न्यूक्लियस के अंदर जो छिद्र बने होते हैं ये सच्चे किसके अंदर होते हैं, यूकैरियोटिक सेल के अंदर होते हैं। तो यहाँ पर इससे ही पता चल जाएगा, न्यूक्लियर पोर की बात हो रही है कि न्यूक्लियर पोर के थ्रू किस में वो न्यूक्लियोप्लाज्म और जो साइटोप्लाज्म होता है वो एक दूसरे से कांटेक्ट करते हैं या निरंतर होते हैं। तो इसमें जो यूकैरियोटिक सेल है वो ऑप्शन हो जाएगा सही ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूक्लियोप्लाज्म इज केमिकली कंपोज्ड ऑफ, कि जो न्यूक्लियोप्लाज्म होता है वो केमिकली किसका बना हुआ होता है, जो न्यूक्लियस के अंदर भरा हुआ है जितने भी चीज़ वो क्या क्या है उसके अंदर। फर्स्ट ऑप्शन है न्यूक्लियोप्रोटीन, तो न्यूक्लियोप्रोटीन तो होंगे ही होंगे इसके अंदर, हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं। सेकेंड चीज़ है न्यूक्लिक एसिड होता है, न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, डीएनए और आरएनए, तो डीएनए और आरएनए भी होता है न्यूक्लियस के अंदर। थर्ड ऑप्शन है एंजाइम्स, एंजाइम्स भी बिल्कुल होते हैं, रेप्लिकेशन के लिए तो एंजाइम्स ही काम आएंगे, तो एंजाइम्स भी होते हैं, इसीलिए इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव, ये हो जाएगा इसका करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोटीन्स ऑफ न्यूक्लियोप्लाज्म आर कैटेगराइज्ड इनटू, जो प्रोटीन्स होते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म में यानी न्यूक्लियस के अंदर वाले जो प्रोटीन है ये, इनको हम कैटेगराइज करते हैं किसके अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर देखो बेसिक प्रोटीन भी होती हैं और एसिडिक प्रोटीन भी होती हैं, इसीलिए जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बोथ बेसिक एंड एसिडिक प्रोटीन, या फिर दोनों मूल प्रोटीन और अम्लीय प्रोटीन, या फिर हम इसको लिख सकते हैं क्षारीय। बेसिक को बोलते हैं क्षारीय, तो क्षारीय प्रोटीन और अम्लीय प्रोटीन दोनों प्रोटीन इसके अंदर प्रेजेंट होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूक्लियोलाई आर नॉट प्रेजेंट इन, जो न्यूक्लियोलाई होते हैं वो किस में प्रेजेंट नहीं होते हैं, तो देखो यूकैरियोटिक में तो होते ही होते हैं, यूकैरियोटिक तो क्योंकि सबसे अच्छे सेल होते हैं तो इसमें तो होते ही होते हैं। मेज प्लांट की बात हो रही है, मेज का मतलब क्या होता है, मक्का, मक्के के प्लांट के बारे में बात हो रही, तो मक्का का प्लांट जो होता है वो भी तो यूकैरियोटिक ही है, तो इसके अंदर भी होंगे ऑब्वियसली। थर्ड चीज है पेंक्रियाज यानी अग्न्याशय, जो पेंक्रियाज है उसके अंदर भी तो यूकैरियोटिक सेल है, तो यहाँ पर भी होगा। कहाँ पर नहीं प्रेजेंट होगा, न्यूक्लियोलाई प्रेजेंट नहीं होगा ब्लू ग्रीन एल्गी में, तो इसीलिए जो करेक्ट ऑप्शन है वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूक्लियोलस इज ए, जो न्यूक्लियोलस होता है वो क्या होता है, न्यूक्लियोलस
ए ऑप्शन है डिस्टिंक्ट मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल, कि ये इसके अंदर एक मेम्ब्रेन होती है न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियस है उससे अलग करती है इसको। सेकंड ऑप्शन है पार्ट होता है क्रोमोसोम का, तो बिल्कुल भी नहीं होता पार्ट क्रोमोसोम का, और ये मेम्ब्रेन भी नहीं होती है न्यूक्लियस और न्यूक्लियोलस के बीच में, तो ये वाले दोनों ऑप्शन तो हो गए गलत। थर्ड ऑप्शन है राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन ओनली, तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा गलत कि कि यहाँ पे जो राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन है वो यहाँ पे मिलती है केवल, ठीक है, तो ये हो जाएगा सही ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूक्लियोलस जो है वो किसने डिस्कवर किया था, तो देखो न्यूक्लियोलस जो है ये डिस्कवर किया था फोंटेना ने। न्यूक्लियोलस किसने डिस्कवर किया था, फोंटेना ने, तो फोंटेना जो है वो सही आंसर हो जाएगा, फोंटेना ने ही न्यूक्लियोलस की खोज करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूक्लियोलस जो होता है वो कंटेन करता है, यानी न्यूक्लियोलस में होता है क्या, होता है न्यूक्लियोलस के अंदर, तो फर्स्ट ऑप्शन जो है हमारा वो है जेनेटिक इंस्ट्रक्शंस, तो नहीं होती हैं क्योंकि जेनेटिक इंस्ट्रक्शंस तो नहीं होती हैं इसके अंदर। नेक्स्ट है राइबोसोम असेंबली लाइन, कि राइबोसोम असेंबली लाइन होती है, तो जी हाँ बिल्कुल। न्यूक्लियोलस जहाँ पर भी आ जाए वहाँ पे समझ लिया करो आरएनए की बात हो रही है, ठीक है, जहाँ पर भी न्यूक्लियोलस आ जाए और जहाँ पर भी न्यूक्लियस आ जाए वहाँ पर किसकी बात हो रही है, डीएनए की बात हो रही है, ऐसे करके समझ लिया करो, ठीक है। न्यूक्लियोलस मतलब आरएनए, न्यूक्लियोलस जो न्यूक्लियस के भी अंदर प्रेजेंट होता है मतलब आरएनए, और जहां पर न्यूक्लियस आए मतलब डीएनए, ऐसे बात हो रही है, ठीक है। और प्रोटीन सिंथेसिस मशीनरी तो बिल्कुल भी नहीं होती है, तो राइबोसोम के पास होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द साइज ऑफ न्यूक्लियोलस इज लार्ज वेयर, कि साइज जो होता है न्यूक्लियोलस का वो कहाँ पर ज़्यादा बड़ा होता है, ठीक है। तो न्यूक्लियोलस का साइज देखो कहाँ पे ज़्यादा बड़ा होगा, वहाँ पे ज़्यादा बड़ा होगा जहाँ पर प्रोटीन सिंथेसिस जो है वो एक्टिव होगी, तो ए ऑप्शन जो है वो हो जाएगा इसका करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्यूरिंग माइटोसिस विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज ए सिग्निफिकेंट रोल, कि जब भी माइटोसिस हो रहा होता है तो वहां पर कौन सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है या कौन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा न्यूक्लियोलस। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइबोसोम यूनिट्स आर सिंथेसाइज्ड इन यूकैरियोटिक सेल इनसाइड, की जो राइबोसोम यूनिट होती हैं वो सिंथेसाइज होती हैं यूकैरियोटिक सेल के अंदर, ये तो हमें पता है, पर किसके अंदर होती हैं, सेल के अंदर भी, तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा न्यूक्लियोलस, ठीक है, क्योंकि आरएनए का मतलब मैंने क्या बताया था, अच्छा ये राइबोसोमल यूनिट है, राइबोसोम यूनिट हो चाहे आरएनए हो दोनों का मतलब न्यूक्लियोलस ही होता है, ठीक है। जो राइबोसोम यूनिट होती हैं वो भी कहाँ पर बनती है, न्यूक्लियोलस के अंदर ही बनती है राइबोसोम की यूनिट भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूक्लियोलस इज फॉर्म्ड फ्रॉम द, न्यूक्लियोलस जो होता है वो किससे बनता है, किससे मिलकर बनता है, ठीक है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा सेट क्रोमोसोम, सेट क्रोमोसोम जो होता है इससे बनता है न्यूक्लियोलस। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियर एनवेलप फैसिलिटेट, जो न्यूक्लियर एनवेलप होता है वही बार बार आ रहा है कि ये जो न्यूक्लियर का एनवेलप है यानी कि जो केंद्रकीय झिल्ली है वो क्या सुविधा प्रदान करती है, तो इसके जो ऑप्शंस हैं इसको अगर हम देखेंगे तो फर्स्ट ऑप्शन है न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक एक्सचेंज ऑफ मटेरियल, कि न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म जो होता है इन दोनों में से मटेरियल का ट्रांसफर होता रहता है। ये साइटोप्लाज्म है, ये कोशिका द्रव्य है, कि कोशिका द्रव्य से कुछ चीज़ें न्यूक्लियस के अंदर चली जाएंगी, ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है इसके थ्रू, और कुछ चीज़ें जो केंद्रकीय झिल्ली है यहाँ से कोशिका द्रव्य में आ जाएंगी, तो बिल्कुल इसीलिए ही होता है, ये जो केंद्रकीय झिल्ली होती है ये इसीलिए ही होती है ताकि चीज़ों का ट्रांसफ़र हो सके, कुछ चीज़ें यहाँ से यहाँ जा सकें और कुछ चीज़ें यहाँ से यहाँ बाहर निकल सकें, तो इसका जो ए ऑप्शन है वही ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूक्लियोलस जो है ये किसका बना हुआ होता है, किससे बना हुआ होता है या किससे न्यूक्लियोलस का निर्माण होता है, तो न्यूक्लियोलस का निर्माण होता है सारी चीज़ों से, डीएनए, आरएनए और प्रोटीन, सारी चीज़ों से न्यूक्लियोलस का निर्माण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूक्लियोसोम आर यूनिट ऑफ, की जो न्यूक्लियोसोम होती हैं वो किसकी यूनिट होती है, ठीक है, तो क्रोमोसोम की यूनिट होती है न्यूक्लियोसोम, क्योंकि क्रोमोसोम जो होता है वो काफ़ी बड़ा होता है और उस काफ़ी बड़े पार्ट में से अलग अलग पार्टों को हम क्या बोल देते हैं, न्यूक्लियोसोम बोल देते हैं, ठीक है। तो क्रोमोसोम की यूनिट होती है
न्यूक्लियोसोम जो होते हैं वो क्रोमोसोम की यूनिट होते हैं, या हम बोल सकते हैं कि क्रोमोसोम की यूनिट होती है न्यूक्लियोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है मटेरियल एक्सचेंज थ्रू न्यूक्लियर पोर इज फैसिलिटेटेड बाय, कि जो भी मटेरियल होते हैं अगर वो न्यूक्लियर पोर से निकल रहे हैं, ठीक है, जो भी सामग्री यहाँ से निकल रही है वो सुविधा है, किसकी सुविधा है हमें ये बताना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे प्रोटीन रोडोप्सिन है, तो ये इससे तो बिल्कुल भी नहीं होता है ट्रांसफर। सेकंड है लेमिना प्रोप्रिया, तो इससे भी नहीं होता है। थर्ड है लिपिड बाइलेयर, तो इससे भी नहीं होता है। और फोर्थ ऑप्शन है प्रोटीन न्यूक्लियोप्लाज्मिन, तो यही वो प्रोटीन होती है जिसके थ्रू एक्सचेंज होता है केंद्रकीय द्रव्य से कोशिका द्रव्य के अंदर, या फिर कोशिका द्रव्य से केंद्रकीय द्रव्य के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फंक्शन ऑफ सेल इज कंट्रोल्ड बाय, जो फंक्शन होता है सेल का वो उसको कौन कंट्रोल करता है। तो सेल के पूरे फंक्शन को कौन कंट्रोल करता है, न्यूक्लियस कंट्रोल करता है, क्योंकि जिसके पास ऐसे समझ लो जो कोशिका होती है इसका ब्रेन होता है न्यूक्लियस, ठीक है। तो न्यूक्लियस ही पूरी सेल को कंट्रोल करता है, यहाँ अंदर से बाहर भेज भेज के आरएनए पूरे के पूरे सेल को कंट्रोल करता है केंद्रक, ठीक है, या पूरी की पूरी कोशिका को कंट्रोल करता है आरएनए। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूक्लियोप्रोटीन आर सिंथेसाइज्ड इन, जो न्यूक्लियोप्रोटीन होती हैं वो कहाँ पर सिंथेसाइज होती हैं। तो जितनी भी न्यूक्लियोप्रोटीन होती है यानी न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटीन भरी रहती हैं ये कहाँ पर सिंथेसाइज होती हैं, तो सारी की सारी न्यूक्लियोप्रोटीन जो होती हैं वो सिंथेसाइज होती हैं साइटोप्लाज्म के अंदर। डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। और साइटोप्लाज्म का मतलब क्या होता है, कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉन डिवाइडिंग सेल मोस्ट ऑफ डीएनए इज लोकेटेड इन, जो नॉन डिवाइडिंग सेल होती हैं मतलब जिनको डिवाइड ही नहीं करना है, जिनको विभाजन ही नहीं करना है, उनमें जो डीएनए होता है वो कहाँ पर उपस्थित रहता है। तो डीएनए कहाँ पर उपस्थित रहता है, क्रोमोसोम के अंदर, जो सी ऑप्शन है वो हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रोमोसोम्स वर फर्स्ट सीन बाई, जो क्रोमोसोम है सबसे पहले इनको देखा किसने था। तो क्रोमोसोम जो है इनको सबसे पहले देखा था हॉफमीस्टर ने, ठीक है, याद रखिएगा ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हेट्रोक्रोमेटिन इज जेनेटिकली एंड मेटाबॉलिकली, कि जो हेट्रोक्रोमेटिन होते हैं वो अनुवांशिकली और मेटाबॉलिकली कैसे होते हैं। तो देखो हेट्रोक्रोमेटिन जो होते हैं ना ये होते हैं इनर्ट, तो बी ऑप्शन जो है वो हो जाएगा सही। इनर्ट का मतलब क्या होता है, इनर्ट का मतलब होता है निष्क्रिय, जिसमें कोई भी क्रिया ना हो रही हो, जो उदासीन हो, मतलब जो कोई कुछ भी ना कर सके उसको बोलते हैं निष्क्रिय। नेक्स्ट क्वेश्चन है बार बॉडीज आर, की जो बार बॉडीज होती हैं वो क्या होते हैं। तो देखिए बार बॉडीज जो होती हैं ये फैकल्टेटिव हेट्रोक्रोमेटिन होते हैं या वैकल्पिक हेट्रोक्रोमेटिन होते हैं, तो बी ऑप्शन जो है वो हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेम्परेरी स्टेट ऑफ इनएक्टिवेशन इन विच वन क्रोमोसोम ऑफ द पेयर बिकम हेट्रोक्रोमेटिन इज नोन एज, कि वो हमें टेम्परेरी स्टेट बतानी है या फिर वो अस्थायी अवस्था बतानी है जिसमें जो युग्म का एक गुणसूत्र विषम वर्णी हो जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं फैकल्टेटिव हेट्रोक्रोमेटिन। तो इसका भी जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, हेट्रोक्रोमेटिन, सॉरी फैकल्टेटिव हेट्रोक्रोमेटिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रेन्यूल्स ऑफ ग्रेन्युलर जोन ऑफ न्यूक्लियस विच आर फॉर्म्ड फ्रॉम फाइब्रिल्स आर प्रिकर्सर ऑफ, की जो तंतु से बनने वाले न्यूक्लियोलस के दानेदार क्षेत्र के दाने किसके अग्रदूत होते हैं या किसके प्रिकर्सर होते हैं। तो ये प्रिकर्सर होते हैं राइबोसोम के। देखो ग्रेन्यूल्स जो है ना ग्रेन्युलर जोन के, न्यूक्लियोलस जो होता है उसके अंदर भी ना ऐसे ग्रेन्यूल्स होते हैं। ग्रेन्यूल्स का मतलब क्या होता है, दानेदार चीजें, इन्हीं दानेदार चीजों से ही बनते हैं राइबोसोम। और अगर आपको पता है जो राइबोसोम होते हैं ना ये खुद भी दानेदार ही होते हैं, ये खुद भी ऐसे सॉलिड ही होते हैं, है ना। और इसीलिए जब ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे जाके अटैच होते हैं, जैसे ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, और जब ये राइबोसोम यहाँ पर जाकर अटैच होते हैं तो ये इसकी सरफेस को भी दानेदार बना देते हैं ना, इसकी जो सतह है उसको भी दानेदार बना देते हैं या खुरदरी बना देते हैं, इसीलिए तो हम इसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं, है ना। तो ये इसी से ही आप थोड़ा सा लॉजिक लगा लीजिएगा कि राइबोसोम जो होते हैं ये खुद खुरदरे होते हैं, तो किसी खुरदरी चीज से ही बनेंगे ना, किसी रफ चीज से ही बनेंगे ना। और वो रफ चीज कौन सी है, ग्रेन्युलर जोन के ग्रेन्यूल्स हैं जो न्यूक्लियोलस के अंदर प्रेजेंट होते हैं, तो इन्हीं से ही राइबोसोम बनता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रोमेटिन इज कंपोज्ड ऑफ, कि जो क्रोमेटिन होता है वो किसका बना हुआ होता है, तो क्रोमेटिन बने होते हैं न्यूक्लियोसोम्स के, ठीक है। और क्रोमेटिन जो होता है वो अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ, क्रोमेटिन जो होता है वो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है, और जो क्रोमोसोम होते हैं ना वो ऐसे ऐसे क्या बोलते हैं इसको, कंडेंस्ड स्टेट में पड़े रहते हैं या संघनित स्टेट में पड़े रहते हैं। और यहाँ पर है ना, इनको थोड़ा सा स्टेबल बनाने के लिए एक प्रोटीन भी रहता है यहाँ पर, इस प्रोटीन को हम बोलते हैं हिस्टोन प्रोटीन, ठीक है। तो हिस्टोन प्रोटीन और क्रोमोसोम जब दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं उसको ही हम बोलते हैं क्रोमेटिन। और ये क्रोमेटिन बना किसका हुआ होता है, यानी ये पूरी चीज़ है, अगर इस पूरी चीज़ को मिला के हम बोलना चाहें कि ये क्या है, तो ये या फिर किससे बना हुआ है, तो ये किससे बना हुआ है, न्यूक्लियोसोम से मिलके बना हुआ है। तो ए ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेकेड डीएनए इज फाउंड इन, की जो नेकेड डीएनए होता है या जो नग्न डीएनए होता है वो कहाँ पर मिलता है, तो नग्न डीएनए का मतलब क्या हुआ, जिस डीएनए के ऊपर कोई मेम्ब्रेन ना हो। जैसे आप सेल का स्ट्रक्चर पढ़ते हो और इसके अंदर बनाते हो न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए बनाते हैं ना ऐसे, तो ये डीएनए जो है ये इस मेम्ब्रेन से कवर्ड है ना, इस मेम्ब्रेन से। नग्न डीएनए किसको बोलेंगे, जिसमें ऐसे ऐसे डीएनए प्रेजेंट है पर उसके ऊपर मेम्ब्रेन नहीं है कोई, तो ये किसके अंदर होता है, ये होता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर, ठीक है। याद रखिएगा ये चीज को भी, ये भी क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेल ऑर्गेनेल डिवॉइड ऑफ डीएनए इज, वो सेल ऑर्गेनेल का नाम बताना है, यहाँ में उस कोशिकांग का नाम बताना है जिसके अंदर डीएनए नहीं होता है। डीएनए किसके अंदर नहीं होता है, राइबोसोम के अंदर नहीं होता है। न्यूक्लियस के तो अंदर आपको पता ही है, न्यूक्लियस का तो मेन पार्ट ही डीएनए होता है। प्लास्टिड के और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, इन दोनों के अंदर भी डीएनए होते ही हैं, बस नग्न अवस्था में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे डीएनए अकर्स इन, डीएनए जो होता है वो कहाँ कहाँ पर मिलता है, ऑप्शन दिए हुए हैं। तो देखो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता ही होता है, प्लास्टिड के अंदर होता ही होता है, और क्रोमोसोम तो बना ही डीएनए का होता है। तो यहाँ पर जो ए ऑप्शन है वही ही हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्कुलर डीएनए अकर्स इन, जो सर्कुलर डीएनए होता है वो कहाँ पर पाया जाता है, यानी डीएनए इस फॉर्म में होगा, ऐसे सर्कुलर फॉर्म में होगा ऐसे, ये कहाँ पे पाया जाता है ये पूछ रहे हैं ये। तो ये पाया जाता है बैक्टीरिया के अंदर, हाँ बिल्कुल बैक्टीरिया के अंदर तो पाया जाता है, लेकिन ये ओनली लग गया यहाँ पे इसीलिए गलत हो जाएगा। बैक्टीरिया के अलावा और भी चीज़ों के अंदर मिलता है। सेकंड है बैक्टीरिया एंड क्लोरोप्लास्ट के अंदर मिलता है, तो देखो बैक्टीरिया के अंदर भी मिलता है प्लस क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी मिलता है, तो ये ऑप्शन तो करेक्ट है। इसके बाद में सी ऑप्शन है ऑल वायरसेस, ये ऑप्शन हो गया गलत कि सारे वायरस के अंदर सर्कुलर डीएनए नहीं होता है। फोर्थ ऑप्शन है बैक्टीरिया, क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया तीनों के अंदर, तो इसीलिए टी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट, क्योंकि बैक्टीरिया के अंदर भी सर्कुलर डीएनए होता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी सर्कुलर डीएनए होता है, और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी सर्कुलर डीएनए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टर्म हेट्रोक्रोमेटिन वॉज कॉइंड बाई, कि जो हेट्रोक्रोमेटिन शब्द है वो किसने दिया था या किसके द्वारा गढ़ा गया था, ठीक है। तो देखो हेड्स जोंडरी है ना, इनके द्वारा गढ़ा गया था हेट्रोक्रोमेटिन टर्म। और याद कैसे करोगे, H फॉर हेट्रोक्रोमेटिन और H फॉर हेड जोंडरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन इज कॉमन अमॉन्ग्स्ट न्यूक्लियस, क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया, कि इन तीनों में सेम चीज क्या है, ठीक है। सेम चीज क्या हो जाएगी, जो प्रेजेंट हो न्यूक्लियस के अंदर भी, क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी, ठीक है। तो देखो इन तीनों के अंदर ही प्रेजेंट होता है डीएनए। क्लियर हो गया। न्यूक्लियस के अंदर तो मेम्ब्रेन भी होता है इसके ऊपर, डीएनए के ऊपर, इन दोनों के अंदर मेम्ब्रेन नहीं होता, पर डीएनए तो हर किसी में प्रेजेंट होता ही है ना। और डीएनए का दूसरा नाम क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड, इसीलिए जो सी ऑप्शन है वो हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेस्ट स्टेज ऑब्जर्व शेप साइज एंड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इज, उस बेस्ट स्टेज का नाम बताना है, उस स्टेज का नाम बताना है जिसमें हमें आकार और आकृति और नंबर जो है क्रोमोसोम के, उनके बारे में सबसे बढ़िया इंफॉर्मेशन मिल जाए या सबसे अच्छा हमें दिख जाए, तो वो फेज होती है मेटाफेज, ठीक है। जैसे जब भी जो सेल डिवीजन होते हैं उसके 4 फेज होते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, तो उसमें से भी जो मेटाफेज है यहाँ पर हमें सबसे ज्यादा अच्छे दिख जाते हैं क्रोमोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू सिस्टर क्रोमोसोम रिमेन अटैच्ड बाय मींस ऑफ, कि जो 2 सिस्टर क्रोमोसोम्स होते हैं वो किससे मिलकर जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। तो देखो जैसे ये एक क्रोमोसोम है, ये एक क्रोमोसोम है और एक ये क्रोमोसोम है,
ठीक है। और ये मिलके बने हुए किससे हैं या किससे मिलकर जुड़े हुए हैं दोनों, अटैच्ड किसके थ्रू हैं, तो ये किससे अटैच्ड है, ये अटैच्ड है सेंट्रोमियर से, इसको हम बोलते हैं सेंट्रोमियर, ये बीच वाला जो पार्ट है गोल वाला इसको बोलते हैं सेंट्रोमियर। तो सेंट्रोमियर के माध्यम से ही दो सिस्टर क्रोमोसोम एक दूसरे से अटैच्ड रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए क्रोमोसोम हैविंग सब टर्मिनल सेंट्रोमियर इज, उस क्रोमोसोम का नाम बताना है जिसके अंदर सब टर्मिनल सेंट्रोमियर हो। सब टर्मिनल का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर सेंट्रोमियर है, छोटे से दो यहाँ पर हैं क्रोमोसोम और यहाँ पर हैं सारे के सारे, ये टेढ़े होके इधर की साइड आ रहे हैं ना, इसको बोलते हैं हम सब टर्मिनल सेंट्रोमियर, क्योंकि ये टर्मिनल भी नहीं है, थोड़ा सा इधर की साइड में, टर्मिनल को क्या बोलते हैं सबसे लास्ट वाला। तो ये देखिए यहाँ पर ये है सेंट्रोमियर और ये सब टर्मिनल भी नहीं है, क्योंकि सब टर्मिनल भी नहीं है। और क्यों नहीं है टर्मिनल, क्योंकि इसके बाद में ये चीजें भी तो आ रही हैं, ये वाले भी तो क्रोमोसोम के पार्ट आ रहे हैं, तो इसीलिए हम इसको टर्मिनल नहीं बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, सब टर्मिनल बोल रहे हैं। अगर ये टर्मिनल होता तो कैसे होता, ऐसे होता, इसको बोलते हैं टर्मिनल। सब टर्मिनल किसको बोलेंगे, अगर यहाँ पर भी थोड़ा सा क्रोमोसोम का पार्ट आ रहा है तो ये वाली स्टेट का नाम पूछ रहे हैं ये, कि ये जो सब टर्मिनल होते हैं सेंट्रोमियर, उनको हम क्या बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा एक्रोसेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक बोलते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रोमोसोम इज मेड अप ऑफ, जो क्रोमोसोम होता है वो किसका बना हुआ होता है या किससे मिलकर बना हुआ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा डीएनए, आरएनए एंड प्रोटीन, इन तीनों से मिलकर ही तो बनता है क्रोमोसोम। डीएनए भी होता है, आरएनए भी होता है और प्रोटीन भी होती है, हिस्टोन प्रोटीन भी होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंट्रोमियर इज अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ, जो सेंट्रोमियर होता है वो किसका कॉन्स्टिट्यूट होता है या किसका घटक होता है, इसके बारे में हमें बताना है। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा क्रोमोसोम, क्योंकि क्रोमोसोम का ही तो घटक होता है। क्रोमोसोम जो होता है ये क्रोमोसोम है, तो सेंट्रोमियर इस पार्ट को ही तो बोलते हैं, बीच वाले को, ये जो राउंड वाला पार्ट है ये वाला, इसको ही तो बोलते हैं सेंट्रोमियर। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, क्रोमोसोम का पार्ट होता है सेंट्रोमियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए प्रेजेंट इन सेक्स सेल इज, डीएनए जो कि सेक्स कोशिकाओं में प्रेजेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ठीक है, या फिर वो कैसा होता है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है ट्वाइस दैट ऑफ बॉडी सेल, तो नहीं, ट्वाइस तो बिल्कुल भी नहीं होगा, 2 गुना थोड़ी होगा, आधा होगा ना, आधा मेल और आधा फीमेल, ये दोनों मिलके तभी तो एक पूरा का पूरा क्रोमोसोम बनाएंगे ना, तो समझ आ गया, ये आधा होता है। सेकंड है सेम एज बॉडी सेल, तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं। थर्ड है 1.5 टाइम दैट ऑफ बॉडी सेल, की 1.5 गुना ज्यादा होता है, तो 1.5 गुना ज्यादा भी नहीं होता। डी ऑप्शन है हाफ ऑफ द बॉडी सेल, की शरीर की कोशिकाओं से आधा होता है, तो जी हाँ बिल्कुल आधा होता है। आधा किस लिए होता है, अभी मैंने रीजन भी बताया, ये आधा मिलेगा फीमेल का, आधा मिलेगा मेल का, ये दोनों मिलके क्या बना लेंगे, पूरा बना लेंगे, हैप्लॉइड सेल बना लेंगे, ठीक है, इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रोमोसोम्स कैन बी काउंटेड बेस्ट एट द स्टेज ऑफ, की जो क्रोमोसोम है उनको हम वो स्टेज का नाम बताना है जिस पर हम उनको बहुत अच्छे से काउंट कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, और वो स्टेज कौन सी है, मेटाफेज। मेटाफेज जो होता है इसके अंदर हम बहुत अच्छे से क्रोमोसोम को देख सकते हैं, बहुत अच्छे से उनको काउंट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीड लाइक थिकंड पोर्शन ऑफ लेप्टोटीन क्रोमोसोम आर, की जो बीड की तरह के थिक पोर्शन होते हैं लेप्टोटीन क्रोमोसोम पर, उनको हम क्या बोलते हैं, तो उनको हम क्रोमोमियर बोलते हैं। तो जो बी ऑप्शन है वो हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए रेप्लिकेशन टेक्स प्लेस ड्यूरिंग, जो डीएनए रेप्लिकेशन होता है वो किस दौरान होता है, ठीक है। रेप्लिकेशन का मतलब क्या होता है, ये एक डीएनए है, चलो बना के दिखाती हूँ पूरा अच्छे से। रेप्लिकेशन का मतलब क्या होता है या प्रतिकृति का मतलब क्या होता है, ये एक डीएनए है और सबसे पहले ये एक डीएनए खुल जाता है, तो ये खुल जाएगा तो ये दोनों के दोनों पार्ट अलग अलग हो गए। अब इन दोनों पार्ट में ना अलग से एक और डीएनए आके अटैच हो जाता है, ऐसे ये दूसरा आ गया डीएनए जिसको सेल ही सिंथेसाइज करती है। तो अभी ये आके यहाँ पे जुड़ गया, तो अब देखो ये वाला एक डीएनए था, इससे कितने डीएनए बन गए, 2 डीएनए बन गए, इसी को ही हम बोलते हैं रेप्लिकेशन। अब ये पूछ रहे हैं कि जो डीएनए रेप्लिकेशन होता है, यानी ये वाली जो प्रोसेस हो रही है वो किस फेज में हो रही है, तो ये होती है एस फेज में। और एस फेज इसका नाम क्यों है, तो एस का मतलब होता है सिंथेसिस,
या सिंथेटिक। ये सिंथेटिक फेज होती है और सिंथेसिस का मतलब क्या होता है, बनाना, फॉर्म करना, कुछ भी बोल सकते हैं, है ना। सिंथेसिस मतलब बनाना या फिर संश्लेषण करना, तो यहीं पर ही तो संश्लेषण हो रहा है, इसीलिए इसको एस फेज बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिस्टोन प्रोटीन सिंथेसिस अकर्स ड्यूरिंग। जो हिस्टोन प्रोटीन होते हैं उसका सिंथेसिस कब होता है। हिस्टोन प्रोटीन क्या होती है, जो न्यूक्लियस के अंदर ये डीएनए यहाँ पर ऐसे कंडेंस्ड फॉर्म में रहता है, संघनित फॉर्म में रहता है, और इसके ऊपर ही यहाँ पर लगी रहती है हिस्टोन प्रोटीन। तो ये इन्हीं हिस्टोन प्रोटीन के बारे में बात हो रही है कि ये जो हिस्टोन प्रोटीन है ये किस फेज में बनती है। तो देखिए हिस्टोन प्रोटीन बनती है G1 फेज में। जो फेज होती है ये भी, इसके भी 3 पार्ट होते हैं, G1 फेज, उसके बाद में S फेज आता है, फिर G2 फेज आता है। तो इनमें से जो G1 फेज होता है इसमें हिस्टोन प्रोटीन बन रही हैं, ठीक है। S फेज का आपने पढ़ ही लिया है कि यहाँ पर वो होती डीएनए की सिंथेसिस होती है, यानी एक डीएनए से दो डीएनए बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक क्रोमेटिड इज की। जो एक क्रोमेटिड होता है वो क्या होता है। तो देखिए क्रोमोसोम जो होता है ये पूरा पार्ट होता है इसका ये, और अगर हम इसको हाफ कर दें, आधा कर दें, तो इस आधे पार्ट को ही हम बोलते हैं क्रोमेटिड, ठीक है, समझ आ गया। हाफ पार्ट होता है क्रोमोसोम का, और ये पूरा अगर क्रोमोसोम बना है तो ये दो आएंगे। अगर हम इस क्रोमोसोम को आधा कर देते हैं तो आधे पार्ट को, यानी इधर वाले पार्ट को हम बोलेंगे क्रोमेटिड। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन, 1/2 ऑफ क्रोमोसोम या गुणसूत्र का आधा पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रोमोसोम विद इक्वल आर्म इज। जो क्रोमोसोम जिसमें इक्वल आर्म्स हो, इक्वल आर्म्स का मतलब क्या होता है, दोनों साइड इक्वल हो एकदम, उसको क्या बोलेंगे। जैसे ये यहाँ पर सेंट्रोमियर है, जितना बड़ा इधर साइड में है क्रोमेटिड उतने ही बड़े इधर साइड में, दोनों अगर एक बराबर ही हैं तो इसको क्या बोलेंगे। तो देखिए इसको बोलते हैं मेटासेंट्रिक, अगर ये दोनों इक्वल हैं तो। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जो लूप होता है लैंप ब्रश क्रोमोसोम का, उसमें क्या होता है। लैंप ब्रश क्रोमोसोम के लूप के अंदर क्या होता है। तो देखिए इसके अंदर तीनों चीजें होती हैं, डीएनए, आरएनए और प्रोटीन, तीनों चीजें होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर इज की। जो न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर होता है वो क्या होता है। तो ये सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन होता है न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर, ठीक है, माध्यमिक जो कसने का काम करता है वो होता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है बल्ब यानी रिंग्स अकर्स इन। बल्ब यानी रिंग्स जो होती हैं वो कहाँ पर मिलती हैं। तो बल्ब यानी रिंग्स जो होती है ना, ये सिर्फ और सिर्फ पॉलीटीन क्रोमोसोम के अंदर मिलती हैं। तो डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीएनए इज कॉन्सेंट्रेटेड इन। जो डीएनए होता है वो कहाँ पर संघनित होता है या कहाँ पर सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो डीएनए जो होता है ये क्रोमेटिन के अंदर ही सबसे ज़्यादा पाया जाता है। कैसे पाया जाता है, डीएनए प्रोटीन कॉम्प्लेक्स के रूप में, जो मैं भी थोड़ी देर पहले ही बता रही थी। अगर ये केंद्रक है तो इस केंद्रक के अंदर ऐसे ऐसे ये डीएनए प्रेजेंट है, और इस डीएनए के ऊपर क्या प्रेजेंट होता है, हिस्टोन प्रोटीन अटैच्ड होती है इससे। तो ये इसी प्रोटीन की बात हो रही है, हिस्टोन प्रोटीन की, डीएनए और प्रोटीन कॉम्प्लेक्स के रूप में यहाँ पर सबसे ज्यादा डीएनए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो आरएनए होता है वो एब्सेंट होता है कहाँ पर, ठीक है। तो प्लाज्मा लेमा जो होता है यहाँ पर आरएनए एब्सेंट होता है, यहाँ पर आरएनए बिल्कुल भी नहीं होता है। प्लाज्मा लेमा का मतलब क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या हम इसको बोलते हैं कोशिका झिल्ली। तो कोशिका झिल्ली का स्ट्रक्चर आपने फर्स्ट यूनिट के अंदर पढ़ा था, क्या वहां पर था, हमने राइबोसोम पढ़ा था, बिल्कुल भी नहीं पढ़ा था। तो कोशिका झिल्ली के अंदर तो बिल्कुल भी नहीं होता आरएनए। साइटोप्लाज्म के अंदर भी होता है, राइबोसोम के अंदर तो भर भर के होता है, और न्यूक्लियस के अंदर तो बन रहा है तो वहां पर तो होगा ही होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है प्लाज्मा लेमा, बस यहाँ पर नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रोमोसोम्स हायर प्लांट के बने हुए होते हैं, किसके बने हुए होते हैं, ठीक है। तो देखिए जितने भी हायर यूकैरियोट्स हैं वो सब के सब डीएनए और हिस्टोन के बने हुए होते हैं। उनके क्रोमोसोम जितने भी हायर यूकैरियोट है सब के सब डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन। जैसे मैं बार बार बता रही थी, ये अगर न्यूक्लियस बना दिया तो डीएनए, और इस डीएनए के ऊपर क्या लगा रहता है, हिस्टोन प्रोटीन, इसी के ही बने होते हैं सारे के सारे, चाहे वो हायर प्लांट हो, हायर एनिमल हो, कुछ भी हो, सबका क्रोमोसोम ऐसे ही बना हुआ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आरबीसीज ऑफ मैमल आर बाइकॉन्केव सर्कुलर एक्सेप्ट। यहाँ पे पूछ रहे हैं जो आरबीसी होती हैं मैमल्स की, उनका जो स्ट्रक्चर होता है ना वो ऐसे होता है, अगर आपने पढ़ा होगा तो, और यहाँ से भी गड्ढा होगा उसमें, ये वाले पार्ट से भी गड्ढा होगा और दूसरी साइड से भी गड्ढा होता है, इसी को ही हम बोलते हैं बाइकॉन्केव सर्कुलर, ठीक है।
या फिर उभयलिंगी वृत्ताकार। तो ये वाले जो होते हैं ये हर किसी मैमल के अंदर होंगे, एक को छोड़ के उसको हमें पहचानना है। अब देखो इस क्वेश्चन को ना अगर आप पहचानोगे तो इसमें इतनी ज़्यादा वो भी नहीं है। देखो जब भी हम कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं एनिमल के ऊपर, तो हम क्या चाहते हैं, या किसी भी जानवर के ऊपर करते हैं, किसी भी जंतु के ऊपर करते हैं, तो हम क्या चाहते हैं कि हमारे जैसा ही जो दिखे, हमारे जैसे ही जिसके सारे फंक्शन हो, हम उसके ऊपर ही एक्सपेरिमेंट करते हैं, क्योंकि वो हमारी तरह अगर दिख रहा है तो हम पर भी और उस पर भी सेम किसी दवाई का सेम इफेक्ट पड़ेगा। तो इसीलिए ना आप यहाँ पे इसको कैसे जान सकते हैं, देखो मैन का जो होता है हमारा तो होता ही होता है आरबीसीज, ठीक है, और मंकी जो होते हैं वो भी मैन के जैसे ही होते हैं, मैन के पूर्वज ही है मंकी एक तरीके से। और जब भी हम कोई भी एक्सपेरिमेंट करना होता है किसी भी नई दवाई का, तो हम करते हैं रैट के ऊपर। क्यों करते हैं, क्योंकि रैट की भी बहुत सारी चीज़ें आदमियों की तरह ही होती हैं, इंसानों की तरह ही होती हैं। तो यहाँ पर जो अकेला ऑप्शन बच गया वो हो गया कैमल। तो जो कैमल होता है उसकी जो आरबीसीज होती हैं वो बाइकॉन्केव नहीं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टर्म क्रोमोसोम वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय। जो क्रोमोसोम शब्द है या जो गुणसूत्र शब्द है वो किसने दिया था, तो गुणसूत्र टर्म या क्रोमोसोम टर्म दिया था वेल्डेयर ने, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्टेज एट विच डीएनए या क्रोमोसोम रेप्लिकेशन करते हैं, उस फेज को हम क्या बोलते हैं, जहां पर डीएनए या फिर क्रोमोसोम रेप्लिकेट करते हैं, यानी एक डीएनए से 2 डीएनए बन जाएंगे। तो ये किस फेज के अंदर होता है, हमें ये बताना है। तो ये होता है इंटरफेज के अंदर, ये याद रखिएगा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइनेप्टेनिमल कॉम्प्लेक्स इज फाउंड एसोसिएटेड विद, कि जो सिनेप्टेनिमल कॉम्प्लेक्स होता है वो किसके द्वारा जुड़ा हुआ पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो इसमें इसका जो ए ऑप्शन है पेयर्ड मायोटिक क्रोमोसोम, ये हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रोमोसोम सिमिलर इन साइज, शेप, जीन्स एंड सीक्वेंस ऑफ जीन्स आर नोन एज, ठीक है, कि वो क्रोमोसोम का नाम बताना है जो एक जैसे ही हो आकार में, एक जैसे ही हो आकृति में, एक बराबर ही जीन्स हो उनके अंदर, और जो सीक्वेंस है जीन का वो भी एकदम सेम होना चाहिए, यानी जो जीन यहाँ पे पहले नंबर पे जुड़ रहा है वो दूसरे के अंदर भी सेम नंबर पे जुड़ना चाहिए। ऐसे टाइप के क्रोमोसोम को हम क्या बोलते हैं, तो ऐसे टाइप के क्रोमोसोम को देखो क्या बोलेंगे, इजी सा आंसर है होमोलॉगस क्रोमोसोम देखेंगे बोलेंगे, मतलब समरूपी गुणसूत्र बोलेंगे, क्योंकि पूरी सारी के सारी प्रॉपर्टी में सारे के सारे जो कैरेक्टरिस्टिक हैं उनमें एक जैसे ही दिख रहे हैं दोनों के दोनों, तो इसीलिए क्या बोल देंगे, समरूप गुणसूत्र बोल देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रोमोसोम्स हैविंग स्लाइटली अनइक्वल आर्म इज कॉल्ड, वो क्रोमोसोम का नाम बताना है जिसमें अनइक्वल होते हैं, यानी कि असमान होते हैं जो आर्म्स होते हैं वो। जैसे ये बना लिया हमने सेंट्रोमियर, तो एक साइड के जो आर्म होते हैं वो इतने बड़े हैं, एक साइड के भी इतने ही बड़े हैं, बस थोड़े से छोटे या बड़े हैं, थोड़े से, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा अंतर है इन दोनों में, ठीक है। तो अगर थोड़ा सा ही अंतर है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं सब मेटासेंट्रिक। क्योंकि मेटासेंट्रिक हम किसको बोलते हैं, मेटासेंट्रिक बोलते हैं उसको जिसमें दोनों की दोनों एक समान ही हो भुजाएं, जितनी बड़ी इधर की है उतनी ही बड़ी इधर की हो, तो इसको हम बोलते हैं मेटासेंट्रिक। अगर थोड़ा सा ही अंतर आ रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, सब मेटासेंट्रिक बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है रीजन ऑफ क्रोमोसोम वेयर फोर्स इज एक्सर्टेड ड्यूरिंग द क्रोमेटिड सेपरेशन इज, हमें क्रोमोसोम के उस रीजन का नाम बताना है जहां पर फोर्स लगता है जब क्रोमेटिड का सेपरेशन होता है। देखो यहाँ से सेपरेशन होगा दोनों का, जैसे जब जो भी क्रोमोसोम होता है उसको आधा आधा जाना होता है ना, जब भी सेल को डिवाइड करना होता है, तो जब भी कोशिका विभाजन होता है तो यहाँ से कट लगना होता है और दोनों को अलग अलग होना पड़ता है। तो देखिए यहाँ पर सबसे ज्यादा जो फोर्स पड़ेगा वो कहाँ पर पड़ेगा, कट कहाँ से रहा है, ये सेंट्रोमियर से कट रहा है ना, या सेंट्रोमियर से विभाजित हो रहा है ना, तो सबसे ज्यादा फोर्स कहाँ पर लगेगा, सबसे ज्यादा फोर्स या सबसे ज्यादा बल लगेगा सेंट्रोमियर पे, क्योंकि यहीं से ही कट लगा रहे हैं इसमें, या यहीं से ही कट रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ द सेंट्रोमियर इज टर्मिनल द क्रोमोसोम इज, कि अगर सेंट्रोमियर टर्मिनल हो तो उसको हम क्या बोलेंगे। जैसे यहाँ पर ये बना दिया हमने सेंट्रोमियर, और इसकी जो दोनों भुजाएं हैं वो एक साइड में ही हैं, बाकी की जो दो इधर बननी चाहिए थी ना वो भी इन दोनों के पीछे ही हैं, ठीक है। यानी सेंट्रोमियर जो है वो एक दिशा में चला गया है, और जो उसके चारों क्रोमेटिड हैं वो एक साइड में आ गए हैं। तो ऐसे वाले जो भी क्रोमोसोम होते हैं उनको क्या बोलते हैं, तो इनको हम बोलते हैं टीलोसेंट्रिक, ठीक है। याद रखिएगा, मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक और टीलोसेंट्रिक तीनों हो गए, आपको तीनों याद होने चाहिए अच्छे से, एक क्वेश्चन तो आ ही जाना है इसके अंदर से।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रोमेटिन मटेरियल विच रिमेन्स कंडेंस्ड ड्यूरिंग इंटरफेज इज कॉल्ड। अब हमें ये बताना है कि जो क्रोमेटिन का मटेरियल होता है यानी डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन, उसको बोलते हैं हम क्रोमेटिन, ठीक है। वो कंडेंस्ड रहता है ड्यूरिंग इंटरफेज के दौरान वो कंडेंस्ड रहता है, संघनित रहता है। इसको हम क्या बोलेंगे, ठीक है, हमें ये बताना है बस। तो इसको हम बोलते हैं हेट्रोक्रोमेटिन, ठीक है, याद रखिएगा इसको भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रोमेटिन फाइबर्स आर ऑब्जर्व्ड ओनली इन द, जो क्रोमेटिन फाइबर्स होते हैं वो केवल किस में दिखते हैं, तो वो हमें केवल और केवल टीलोफेज के अंदर दिखते हैं, ये भी याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट ही है। नेक्स्ट है पॉलीटीन क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो सबसे पहले किसने देखे थे, ठीक है, पॉलीटीन क्रोमोसोम को सबसे पहले किसने ऑब्जर्व किया था, तो इनको बल्बियानी ने ऑब्जर्व किया था, इसीलिए हम इनको क्या बोल देते हैं, बल्बियानी क्रोमोसोम भी बोल देते हैं पॉलीटीन क्रोमोसोम को। नेक्स्ट क्वेश्चन है डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्रोमोसोम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू देयर साइज इज नोन एज, कि अगर हमने उनके साइज के अकॉर्डिंग क्रोमोसोम को रिप्रेजेंट किया हुआ है साइज के अकॉर्डिंग, तो हम इसको क्या बोलते हैं, ठीक है। तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, हम इसको क्या बोल देंगे, सीधा सीधा इडियोग्राम बोल देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रोमोसोम नॉर्मली अकर एज होमोलोगस पेयर इन, कि क्रोमोसोम जो होते हैं वो समजातीय युग्म के रूप में पाए जाते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, तो उनको हम क्या बोलेंगे, जाइगोट बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूकैरियोटिक क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो किसके बने हुए होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन है डीएनए प्रोटीन के, तो फर्स्ट ऑप्शन जो है यही ही यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, मतलब डीएनए और दूसरी चीज क्या होती है, हिस्टोन प्रोटीन, इसी के तो बने होते हैं सारे के सारे यूकैरियोट्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रोमोसोम अदर देन सेक्स क्रोमोसोम्स और कर्ल्ड, जो क्रोमोसोम सेक्स क्रोमोसोम से अलग होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, तो उनको हम बोलते हैं ऑटोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है लैम्ब्रूस क्रोमोसोम्स जो होते हैं उनको हम डिप्लोटीन क्रोमोसोम भी बोलते हैं, और क्यों बोलते हैं इनको डिप्लोसोम क्रोमोसोम, क्योंकि ये किएज़मा शो करते हैं, तो हाँ जी बिल्कुल किएज़मा तो शो करते हैं ये। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है रिजेंबल होते हैं यानी कि दिखते हैं डिप्लोटीन क्रोमोसोम की तरह, तो हाँ ये दिखते भी डिप्लोटीन क्रोमोसोम की तरह हैं। सी ऑप्शन है ये परमानेंट डिप्लोटीन स्टेज में रहते हैं, तो हाँ ये परमानेंटली डिप्लोटीन स्टेज में ही रहते हैं, इसीलिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मतलब सारी की सारी चीजें होती हैं लैम्प ब्रूस क्रोमोसोम के अंदर जो कि डिप्लोटीन क्रोमोसोम के अंदर होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लैम्प ब्रूस क्रोमोसोम जो होते हैं वो किस में नोटिस करे जाते हैं, तो देखिए लैम्प ब्रूस क्रोमोसोम जो होते हैं ना ये ड्रोसोफिला के अंदर देखे जाते हैं, और आपने ना देखा होगा जो लैम्प ब्रूस क्रोमोसोम होते हैं ये ऐसे होते हैं ना, ऐसे जिस ब्रश से हम लैंप साफ करते हैं कुछ कुछ उसकी तरह दिखते हैं ये, तो ये इनका स्ट्रक्चर है ना ऐसा होता है लैंप ब्रश क्रोमोसोम का। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे पॉलीटीन क्रोमोसोम ड्रोसोफिला के अंदर जो होते हैं वो कैसे होते हैं ये बताना है हमें, ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन है 10 टाइम्स लार्जर, तो नहीं बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं। जो पॉलीटीन क्रोमोसोम होते हैं ये कैसे होते हैं, ड्रोसोफिला में कैसे होते हैं, लैंप ब्रूस क्रोमोसोम भी बोलते हैं इनको। तो जो लैंप ब्रूस क्रोमोसोम है या जो पॉलीटीन क्रोमोसोम है ना इनको हम जाइंट क्रोमोसोम भी बोलते हैं। और जाइंट क्रोमोसोम क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़े होते हैं इसलिए बोलते हैं। तो ये समझ लिए बहुत ही बड़े होते हैं ये जो पॉलीटीन क्रोमोसोम होते हैं या जाइंट क्रोमोसोम होते हैं या लैंप ब्रूस क्रोमोसोम होते हैं, ये बहुत बड़े होते हैं। और कितने बड़े होते हैं, तो 500 गुना ज़्यादा बड़े होते हैं एक सोमेटिक क्रोमोसोम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो जीनोम होता है वो क्या होता है, तो जीनोम जो होता है वो हैप्लॉइड सेट होता है क्रोमोसोम का। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्यूरिंग स्टेनिंग क्रोमोसोम्स गेट स्टेन विद, कि जो स्टेन करते हैं जब हम क्रोमोसोम को तो ये स्टेन हो जाते हैं, ठीक है, स्टेन हो जाते हैं। स्टेन का मतलब क्या होता है, कलर कर देना, डाई कर देना। तो क्रोमोसोम को अगर हम स्टेनिंग करवा रहे हैं तो ये स्टेन हो जाते हैं। किससे स्टेन हो जाते हैं, तो देखिए जो क्रोमोसोम होते हैं वो एसिटोकार्मीन से स्टेन हो जाते हैं, तो सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द हेरिडिटरी व्हीकल इज, की जो हेरिडिटरी व्हीकल होता है या जो वंशानुगत वाहन होता है वो हम किसको बोलते हैं, तो किसको बोलते हैं, क्रोमोसोम को बोलते हैं, क्योंकि क्रोमोसोम ही तो होते हैं जो पेरेंट्स से अपने बच्चों के अंदर गुण भेजते
हैं? क्रोमोसोम ही तो करते हैं ये। जैसे बच्चे अपने माता पिता की तरह दिखते हैं, किसकी वजह से दिखते हैं? क्रोमोसोम की वजह से ही तो दिखते हैं, क्योंकि मम्मी पापा दोनों के क्रोमोसोम आए हैं बच्चे के अंदर, इसीलिए दोनों के कैरेक्टर देखने के लिए मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बल्ब यानी रिंग्स जो होती हैं वो क्या होती हैं? ठीक है, तो बल्ब यानी रिंग्स जो होते हैं ना, ये एक्चुअल में क्रोमेनोमेटा के ही अनकॉइलिंग होती है। जब क्रोमेनोमेटा अनकॉइल हो जाता है, खुल जाता है, उसको ही हम बोलते हैं बल्ब यानी रिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैटेलाइट जो होता है वो क्या होता है? तो सैटेलाइट जो होता है वो क्रोमोसोम का टर्मिनल पार्ट होता है, सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन के बियॉन्ड। तो जो फर्स्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम्स टेक्स प्लेस एट। जो सेपरेशन होता है क्रोमोसोम्स का वो कहाँ पर होता है? तो देखो एनाफेज जो होता है यहाँ पर होता है सेपरेशन क्रोमोसोम्स का, क्योंकि प्रोफेज और मेटाफेज, प्रोफेज में स्टार्ट हो जाता है जो भी सिंथेसिस वगैरह होती है, और जो इसके बाद में प्रोफेज के बाद में आता है मेटाफेज। मेटाफेज में आराम से जो क्रोमोसोम वगैरह होते हैं बड़े बड़े दिखने लगते हैं, हमें सारी की सारी चीज़ें हो जाती हैं। उसके बाद में आता है एनाफेज। एनाफेज में ये जो दोनों क्रोमोसोम होते हैं ये बीच में से यहाँ से कट जाता है क्रोमोसोम, और दोनों पार्ट अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है, और एनाफेज के बाद में आता है टीलोफेज। टीलोफेज में क्या होता है, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है ना, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डीजेनरेट होना स्टार्ट हो जाती है। जैसे अगर ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है तो वो बीच बीच में से यहाँ से कटना स्टार्ट हो जाती है, खराब होना स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि इस वाले पार्ट को निकल के दूसरे सेल के अंदर जाना है ना, जो नई सेल बनने वाली है, इसकी वजह से ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी यहाँ से डीजेनरेट होने लगती है, कटने लगती है, खराब होने लगती है। तो चलिए ये थे आज के टोटल क्वेश्चंस। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही वीडियोस हम लाते रहेंगे आपके लिए। चलिए, थैंक यू।